हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मांग की लोच। तो हमने मांग की लोच के प्रकार किए थे। 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। एक तो मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और थर्ड वन मांग की तिरछी या आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने पहले मांग की कीमत लोच का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो उनमें हमने पहले तीनों की परिभाषा की थी, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। फिर मांग की कीमत लोच का विस्तृत अध्ययन करने के बाद आज हम करेंगे मांग की आय लोच। ये इसके मांग की आय लोच की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, या इसकी श्रेणियाँ क्या हैं, तो इसका अध्ययन हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले है मांग की आय लोच। मांग की आय लोच क्या होती है कि उपभोक्ता की आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की आय लोच कहा जाता है। तो इनकम इलास्टिसिटी, इसका सूत्र क्या है, ई फॉर इलास्टिसिटी, आई फॉर इनकम। इनकम इलास्टिसिटी, इसका फार्मूला क्या है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं परिवर्तन, लेकिन आज इसकी डिटेल करेंगे बटे आय में, क्योंकि ये आय की लोच है तो यहाँ आय में परिवर्तन आएगा। मांग की कीमत लोच में यहाँ कीमत आता है, आय लोच में यहाँ आय आएगा। आय में अनुपातिक परिवर्तन। अब जो मांग में अनुपातिक परिवर्तन है वो कैसे निकलता है, ई आई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा आई बटे आई। ये डेल्टा चेंज को बताता है, एक्स वस्तु की क्वांटिटी में कितना चेंज आया। अगर उसको एक्स वस्तु की प्रारंभिक मांग से डिवाइड कर दिया जाए तो वो मांग में अनुपातिक परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार इनकम में कितना चेंज आया और प्रारंभिक इनकम क्या थी, उन दोनों का अगर हम अनुपात लेते हैं तो वो आय में अनुपातिक परिवर्तन आ जाता है। अब इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स इंटू, ये इसके सारे के बटा था तो ये उल्ट जाएगा, आई बटा डेल्टा आई। तो डेल्टा के नीचे डेल्टा, ये यहाँ लिख दे, ये यहाँ लिख दे, कोई फर्क नहीं है। तो इनकम इलास्टिसिटी किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा आई इज इक्वल टू आई बटे क्यू एक्स। तो ये मांग की आय लोच का सूत्र है। जो मांग की आय लोच है वो 3 प्रकार की हो सकती है। मांग की आय लोच की प्रकृति, मांग की धनात्मक आय लोच, मांग की शून्य आय लोच और मांग की ऋणात्मक आय लोच। तो इन अब हम करेंगे मांग की आय लोच की प्रकृति। मांग की आय लोच की प्रकृति। मांग की आय लोच 3 प्रकार की हो सकती है, धनात्मक आय लोच, और दूसरी है शून्य आय लोच, और तीसरी है ऋणात्मक आय लोच। इसको हम रेखा चित्र से दर्शाएंगे। धनात्मक आय लोच का मतलब क्या है कि अगर इनकम बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है ये मांग की आय लोच की श्रेणियों में करेंगे। तो वस्तु की मात्रा और उपभोक्ता की इनकम में किस तरह का संबंध है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ली मांग मात्रा, यहाँ पे ली हमने इनकम, क्योंकि आय लोच कर रहे हैं इनकम रुपयों में। ये क्यू, ये आई। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, Q1 I1। तो इन बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो ये क्या हो गया, धनात्मक आय लोच। शून्य आय लोच क्या होती है
कि इनकम चाहे बढ़े या घटे, उपभोक्ता की मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरह से मांग वक्र ऐसे होगा। ये डी वक्र था, ये भी डी वक्र है। यहाँ पे मांग मात्रा और यहाँ पे हमने ली आय। इन रुपयों में इनकम बढ़े या घटे, आय उतनी ही रहती है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? शून्य। ऋणात्मक आय लोच यानी क्वांटिटी और इनकम में उल्ट संबंध होता है। इनकम बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम होती है, इनकम कम होती है तो उस वस्तु की मांग जो है बढ़ती है। तो ऐसे में आय लोच क्या होगी? ऋणात्मक। यहाँ पे आय रुपयों में, यहाँ पे मांग मात्रा क्वांटिटी, ये क्या हुआ? इनकम, ये इनकम है, ये क्वांटिटी है। इनकम कम होगी तो उस वस्तु की जो मांग है जो बढ़ गई। तो इस तरह से ये जो डिमांड वक्र आएगा ये किसको बताएगा? नेगेटिव स्लोप का है, ऋणात्मक आय लोच। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी एक वस्तु के लिए धनात्मक की जो आय लोच होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ये उपभोक्ता की आय के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे मान लो उपभोक्ता की आय जब निम्न होती है तो उस समय किसी वस्तु के लिए जो आय लोच होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। जब आय मध्यम स्तर पर पहुंच जाती है तो उस समय उस वस्तु की आय लोच होगी शून्य। और जब आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी वस्तु की आय लोच ऋणात्मक भी हो सकती है। ये उपभोक्ता की आय का स्तर है जो किसी वस्तु को श्रेष्ठ, मध्यम और घटिया बनाता है। कोई वस्तु अपने आप में ना तो श्रेष्ठ है, ना घटिया है, ना गिफिन है। ये उपभोक्ता की आय का स्तर है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो उपभोक्ता गुड़ की खरीद करता है, तो मान लो उसकी 100 रुपये इनकम है तो वो गुड़ की 2 किलो खरीदता है। जब इनकम 200 रुपये होगी वो 4 किलो खरीदता है। तो आय बढ़ने से गुड़ की मांग बढ़ी तो धनात्मक आय लोच होगी, पॉजिटिव संबंध है। जब इनकम 300 या 400 रुपये हो जाती है वो गुड़ की मात्रा नहीं बढ़ाता, 6 किलो 300 रुपये पे खरीदता है, 400 रुपये पे भी 6 किलो खरीदता है। तो इसके लिए क्या हो गया? गुड़ की जो आय लोच है वो शून्य होगी। मान लो इनकम 400 से बढ़कर 500 600 हो जाती है, वो गुड़ की मात्रा फिर 2 किलो कर देता है। तो कहने का मतलब जब आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गुड़ की मात्रा जो है कम होगी, तो इस समय मांग गुड़ की जो आय के गुड़ के लिए जो उपभोक्ता की मांग की आय लोच है वो ऋणात्मक होगी। जैसे यहाँ पे हम इसका रेखा चित्र बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे गुड़ की मात्रा है, गुड़ की मात्रा क्वांटिटी, और यहाँ पे इनकम उपभोक्ता की आय। मान लो इनकम 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। यहाँ हम लेते हैं मान लो 2 kg, ये किलोग्राम में है, 4, 6, 8, 10। जब इनकम 100 रुपये है तो वो 2 kg गुड़ खरीदता है। जब इनकम बढ़ गई तो वो 4 kg गुड़ खरीदता है। जब इनकम 300 हुई तो वो 6 kg गुड़ खरीदता है। तो इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव स्लोप है इसका, तो इसको कहेंगे धनात्मक आय लोच। लेकिन जब इनकम 400 रुपये हो जाती है तो वो 6 kg ही खरीदता है। और जब इनकम 500 हो जाती है, गुड़ की क्वांटिटी फिर कम होकर 4 kg हो जाती है। जब इनकम 600 रुपये हो जाती है तो गुड़ की मात्रा वो दोबारा 2 kg कर देता है। तो इस प्रकार ये यहाँ तो क्या होगी? ई आई क्या होगी? पॉजिटिव, धनात्मक। यहाँ क्या होगी? शून्य आय लोच। और जब इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो होगी ऋणात्मक आय लोच। तो कहने का मतलब जो उपभोक्ता की आय स्तर पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता के लिए जो मांग की आय लोच है वो धनात्मक है, शून्य है या ऋणात्मक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मांग की आय लोच की श्रेणियाँ।